और आज की दूसरी कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर की है। ये बात 2025 की है। 20 जून 2024 को कानपुर के बर्रा बाईपास पर बने गुड फूड रेस्टोरेंट में प्रतीक्षा को नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही उसने बर्रा में राजेश गुप्ता के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। उस कमरे में वह अपनी छोटी बहन आकांक्षा उर्फ माही के साथ रहने लगी। दोनों बहनें रोज साथ में रेस्टोरेंट जाती थीं और साथ ही वापस आती थीं। मेहनत से काम करने की वजह से धीरे धीरे दोनों की रेस्टोरेंट में अच्छी पहचान बन गई। जुलाई 2025 की एक शाम उनकी मां विजयश्री की बात बड़ी बेटी प्रतीक्षा से तो हो गई, लेकिन छोटी बेटी माही से बात नहीं हो पाई। माही के मोबाइल पर रिंग जा रही थी, लेकिन वह फोन उठा नहीं रही थी। देर रात विजयश्री ने अपनी चिंता प्रतीक्षा को बताई। प्रतीक्षा ने भी यही कहा कि माही का फोन बज रहा है, लेकिन वह रिसीव नहीं कर रही। ये पहली बार था जब माही ने माँ या बहन में से किसी का फोन नहीं उठाया। ये बात सुनकर विजयश्री बहुत घबरा गई। उसके मन में बुरा ख्याल आने लगा। पूरी रात वह ठीक से सो नहीं पाई। जैसे तैसे रात काटी और सुबह होते ही उसने ट्रेन पकड़ी और कानपुर के लिए निकल पड़ी। प्रतीक्षा कानपुर के बर्रा इलाके में किराए के कमरे में रहती थी। विजयश्री वहां उसके कमरे पर पहुंची। प्रतीक्षा ने वहीं से माही को फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। इसके बाद प्रतीक्षा ने माही के नंबर पर मैसेज भेजा। कुछ देर बाद माही के फोन से जवाब आया कि वह अब भी ड्यूटी पर है और बाद में बात करेगी। फिर प्रतीक्षा ने एक और मैसेज किया जिसमें बताया कि माँ ने पुलिस में शिकायत कर दी है और सूरज का नाम लिखा है। इस पर माही के फोन से तुरंत जवाब आया कि सूरज का नाम लिखने की जरूरत नहीं थी और वह अपनी मर्जी से अलग हुई है। आकांक्षा उर्फ माही नौबस्ता गल्ला मंडी में स्थित कान्हा रेस्टोरेंट में काम करती थी। यह जानकर विजयश्री और प्रतीक्षा माही के बारे में पता करने के लिए कान्हा रेस्टोरेंट पहुंची। रेस्टोरेंट मालिक ने बताया कि आकांक्षा से उसकी फोन पर बात नहीं हो पाई थी, लेकिन उसे माही की तरफ से एक मैसेज जरूर आया था। उस मैसेज में लिखा था कि उसे लखनऊ में नौकरी मिल गई है और अब वह रेस्टोरेंट में काम नहीं करेगी। मैसेज पढ़ने के बाद मालिक ने उसे कोई जवाब नहीं दिया था। आकांक्षा उर्फ माही की एक करीबी दोस्त मंजू हंसपुरम इलाके में रहती थी। विजयश्री उसके घर पहुंची। मंजू ने बताया कि आकांक्षा ने उसे मैसेज किया था कि उसका सूरज से ब्रेकअप हो गया है और वह लखनऊ आ गई है। मैसेज पढ़ने के बाद मंजू ने आकांक्षा से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि आकांक्षा किन हालात में होगी। काफी कोशिशों के बाद भी कोई जानकारी नहीं मिली तो माँ और बेटी थककर वापस लौट आईं। देर रात विजयश्री ने अपने मोबाइल से माही को मैसेज भेजा। कुछ देर बाद माही के फोन से जवाब आया, लेकिन उस जवाब को पढ़कर विजयश्री को शक हो गया। वह समझ गई कि माही का फोन शायद कोई और व्यक्ति चला रहा है और माही किसी परेशानी में है। असल में जिस मोबाइल फोन से विजयश्री मैसेज कर रही थी, वह फोन उनके बड़े बेटे ने उन्हें दिलवाया था। माही ने अपनी मम्मी का नंबर अपने मोबाइल में भैया के नाम से सेव कर रखा था। अगर माही खुद मैसेज भेजती तो स्क्रीन पर मम्मी का नाम दिखाई देता, लेकिन इस बार ऐसा नहीं था। इसी बात से विजयश्री को पूरा यकीन हो गया कि कुछ गड़बड़ है। आकांक्षा उर्फ माही का प्रेमी सूरज उत्तम था। वह उसी के साथ लिव इन में रह रही थी। प्रतीक्षा और विजयश्री ने सूरज उत्तम से फोन पर बात की और माही के बारे में पूछा, लेकिन उसने किसी भी तरह की जानकारी होने से इनकार कर दिया। इसके बाद सूरज उत्तम भी विजयश्री के साथ हो लिया और माही को खोजने में लग गया। काफी देर तक तलाश करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो प्रतीक्षा और उसकी मम्मी थाना नौबस्ता पहुंची और माही की गुमशुदगी दर्ज कराने की कोशिश की। वहां उनसे कहा गया कि जिस कान्हा रेस्टोरेंट में उनकी बेटी काम करती थी, पहले वहां से पूरी जानकारी ली जाए। पता चला कि मामला थाना हनुमंत विहार इलाके का है। यह जानकारी मिलने पर विजयश्री सीधे थाना हनुमंत विहार पहुंची। वहां उन्होंने SHO राजीव सिंह को पूरी बात बताई और बेटी की गुमशुदगी दर्ज करने की बात कही। थाने से उन्हें यह कहकर लौटा दिया गया कि लड़की कुंवारी है और ऐसे मामलों में बदनामी का सवाल होता है, इसलिए कुछ दिन और इंतजार कर लिया जाए, शायद वह खुद लौट आए। यह सुनकर विजयश्री निराश होकर वापस लौट आई। धीरे धीरे एक हफ्ता बीत गया, लेकिन न तो माही का कोई पता चला और न ही उसकी गुमशुदगी दर्ज हो सकी। इसके बाद विजयश्री पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार से मिली और अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई। पुलिस कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि रिपोर्ट दर्ज कर बेटी की तलाश की जाएगी, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार विजयश्री ने महिला हेल्पलाइन नंबर 1-090 पर फोन किया और मदद मांगी। इसके बाद वह फिर से थाना हनुमंत विहार पहुंची और दोबारा SHO से मिली।
अब तक ऊपर से निर्देश आ चुके थे, इसलिए बिना टालमटोल के 8 अगस्त 2025 को माही की गुमशुदगी दर्ज कर ली गई। इस मामले की जांच की जिम्मेदारी एसआई सुशील कुमार को सौंपी गई, लेकिन एसआई सुशील कुमार ने माही को खोजने के लिए कोई खास कोशिश नहीं की। विजयश्री जब भी उनसे माही के बारे में पूछती तो वह नाराज हो जाते और कह देते कि उनकी बेटी किसी के साथ घूमने गई होगी और खुद ही लौट आएगी। दारोगा का ऐसा जवाब विजयश्री के दिल को बहुत दुख पहुंचाता था, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती थी और चुपचाप लौट आती थी। पुलिस की तरफ से भले ही ढिलाई बरती जा रही थी, लेकिन विजयश्री ने खुद बेटी को ढूंढना नहीं छोड़ा। वह उस मकान पर पहुंची जहां माही अपने प्रेमी सूरज के साथ रहती थी। उस मकान में और भी किराएदार रहते थे। विजयश्री ने उनसे माही के बारे में पूछा। किराएदारों ने बताया कि उन्होंने माही को 21 जुलाई के बाद नहीं देखा था। यह भी बताया कि सूरज कमरा खाली कर चुका है और माही का सारा सामान अपने साथ ले गया है। इस बात पर विजयश्री को और शक हुआ। उन्होंने किराएदारों से सामान के बारे में और जानकारी ली। उन्हें बताया गया कि जब माही उस कमरे में रहने आई थी तब उसके पास ट्रॉली बैग था, लेकिन जब सूरज ने कमरा छोड़ा तब वह ट्रॉली बैग वहां नहीं था। सूरज का अचानक कमरा खाली करना और ट्रॉली बैग का गायब होना विजयश्री के लिए बड़ा संकेत था। वह उस कमरे के अंदर गईं। वहां अलमारी के ऊपर एक दीपक जल रहा था। जलता हुआ दीपक देखकर विजयश्री का शक और गहरा हो गया। अब उन्हें पूरा यकीन हो गया कि माही के साथ कुछ गलत हुआ है और इस पूरे मामले का सच सूरज को ही पता है। पुलिस की सुस्ती से परेशान होकर विजयश्री ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर 1076 पर शिकायत दर्ज कराई। वहां से सख्ती हुई तो थाना हनुमंत विहार की पुलिस हरकत में आई। मामला डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी तक पहुंचा। उन्होंने एसएचओ राजीव सिंह को फटकार लगाई और माही के मामले को जल्दी सुलझाने का आदेश दिया। आदेश मिलते ही राजीव सिंह ने जांच शुरू कर दी। उन्होंने विजयश्री को फोन करके थाने बुलाया और उनका बयान दर्ज किया। विजयश्री ने बताया कि उनकी बेटी माही अपने प्रेमी सूरज के साथ लिव इन में रह रही थी। माही के गायब होने का सच सूरज को ही पता है और अगर उससे सख्ती से पूछताछ की जाए तो बेटी का पता चल सकता है। विजयश्री ने सूरज का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दे दिया। इसके बाद इंस्पेक्टर राजीव सिंह ने सूरज के फोन की कॉल डिटेल और लोकेशन निकलवाई। जांच में जो जानकारी सामने आई वह चौंकाने वाली थी। पता चला कि सूरज और माही के बीच रोज बात होती थी। 21 जुलाई 2025 की दोपहर माही ने आखिरी बार सूरज से फोन पर बात की थी। जांच में सामने आया कि 21 जुलाई की रात सूरज की लोकेशन कानपुर से बिंदकी होते हुए बांदा की तरफ जाती दिखी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उसी समय माही के मोबाइल फोन की लोकेशन भी बांदा तक गई थी। इसके करीब 3 दिन बाद माही का फोन पूरी तरह बंद हो गया। इन सब बातों को देखते हुए 15 सितंबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे एसएचओ राजीव सिंह ने शक के आधार पर सूरज को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर करीब 4 घंटे तक आकांक्षा उर्फ माही के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान सूरज बार बार यही कहता रहा कि किसी दूसरी लड़की से बात करने को लेकर उसका माही से हल्का विवाद हुआ था। इसके बाद माही घर से चली गई और फिर उससे कोई संपर्क नहीं हुआ। वह कहाँ गई और किसके साथ है, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। जब सूरज से कोई साफ जानकारी नहीं मिली तो एसएचओ राजीव सिंह उसे डीसीपी साउथ के ऑफिस ले गए। वहां डीसीपी दीपेंद्र नाथ चौधरी ने भी उससे पूछताछ की, लेकिन वह लगातार यही कहता रहा कि उसे माही के बारे में कुछ नहीं पता। इसके बाद जब सूरज के सामने उसकी कॉल डिटेल और लोकेशन रखकर सख्ती से सवाल किए गए, सख्ती से पूछताछ होने पर सूरज पूरी तरह टूट गया। तब उसने यह मान लिया कि आकांक्षा उर्फ माही की मौत हो चुकी है और उसी ने उसकी हत्या की है। इसके बाद सूरज ने पुलिस को बताया कि उसने माही की लाश को उसी के ट्रॉली बैग में भर दिया था। फिर कानपुर से करीब 132 किलोमीटर दूर बांदा में चिल्ला घाट पुल से यमुना नदी में फेंक दिया। इस काम में उसके दोस्त आशीष ने भी उसका साथ दिया था। पूछताछ में सूरज ने यह भी बताया कि माही उसके साथ लिव इन में रहती थी और उसी ने उसकी हत्या की। इसके बाद हत्या से लेकर शव ठिकाने लगाने तक की पूरी कहानी उसने पुलिस को विस्तार से बता दी। सूरज की निशानदेही पर पुलिस ने नौबस्ता इलाके में दबिश दी और आशीष को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आशीष ने भी अपना जुर्म मान लिया। हालांकि शव ठिकाने लगाने में इस्तेमाल की गई आशीष की बाइक पुलिस बरामद नहीं कर सकी। 20 सितंबर 2025 को डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने
प्रेस के सामने आकांक्षा उर्फ माही की लव क्राइम स्टोरी का खुलासा किया। इस मामले की सच्चाई सामने लाने में पुलिस को करीब 2 महीने का समय लगा। सूरज और आशीष दोनों ने अपना जुर्म मान लिया था, इसलिए एसएचओ राजीव सिंह ने मृतका की मां विजयश्री की तरफ से बीएनएस की धारा 103(1) के तहत दोनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर रूरा नाम का एक जाना पहचाना कस्बा है। यह एक व्यापारिक इलाका है जहां रोज काफी चहल पहल रहती है। रूरा उत्तर रेलवे का एक बड़ा स्टेशन भी है। रूरा कस्बे से लगभग 5 किलोमीटर दूर डेरापुर रोड पर सुजनीपुर नाम का एक गांव है। इसी गांव में सुरेश उर्फ बच्चन लाल वर्मा रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विजयश्री, 2 बेटे सूरज और आदर्श और 2 बेटियां प्रतीक्षा और आकांक्षा थीं। सुरेश वर्मा के पास थोड़ी सी खेती की जमीन थी। वह मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का खर्च चलाते थे। घर की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए विजयश्री अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई नहीं दिला पाई। बड़ा बेटा सूरज इंटर पास करने के बाद रूरा कस्बे में एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। फरवरी 2022 में मियादी बुखार और पीलिया की वजह से सुरेश उर्फ बच्चन लाल की मौत हो गई। पति की मौत के बाद घर की हालत और खराब हो गई। विजयश्री की दोनों बेटियां अब बड़ी हो रही थीं। उन्हें उनकी शादी की चिंता सताने लगी, लेकिन घर की माली हालत ऐसी थी कि वह इस बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। मां की परेशानी को बड़ा बेटा सूरज अच्छे से समझता था, इसलिए वह दिल्ली चला गया और वहां एक फैक्ट्री में काम करने लगा। जो पैसा वह कमाता था वह घर भेजने लगा। इससे विजयश्री को थोड़ी राहत मिली और वह धीरे धीरे कर्ज भी चुकाने लगी। एक जान पहचान वाले के जरिए विजयश्री की दोनों बेटियों प्रतीक्षा और आकांक्षा की 20 जून 2024 को कानपुर के बर्रा बाईपास पर बने गुड फूड रेस्टोरेंट में नौकरी लग गई। नौकरी मिलने के बाद प्रतीक्षा ने बर्रा में राजेश गुप्ता के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। उसी कमरे में वह अपनी छोटी बहन आकांक्षा उर्फ माही के साथ रहने लगी। दोनों बहनें रोज साथ में रेस्टोरेंट जाती थीं और साथ ही लौटती थीं। मेहनत और लगन से काम करने के कारण दोनों की रेस्टोरेंट में अच्छी पहचान बन गई। जब दोनों को सैलरी मिलने लगी तो उन्होंने किस्तों पर मोबाइल फोन खरीद लिया। उधर सूरज जब दिल्ली से घर आया तो उसने मम्मी के लिए एक मोबाइल फोन खरीद दिया ताकि वह सबसे बात कर सके। खुद के लिए उसने दूसरा फोन ले लिया। आकांक्षा ने मम्मी के फोन नंबर को अपने मोबाइल में भैया के नाम से सेव कर रखा था। विजयश्री अब अक्सर शाम को बेटियों से बात कर लेती थी और फिर निश्चिंत होकर सो जाती थी। इसी दौरान इंस्टाग्राम के जरिए आकांक्षा की दोस्ती सूरज उत्तम से हो गई। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों के बीच पहले चैटिंग होने लगी, फिर उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर भी शेयर कर लिए। इसके बाद मोबाइल पर भी उनकी बातें होने लगी। एक दिन आकांक्षा ने सूरज को गुड फूड रेस्टोरेंट आने को कहा। सूरज कुछ देर बाद वहां पहुंच गया। उसी दिन दोनों की पहली बार आमने सामने मुलाकात हुई। 20 साल की खूबसूरत आकांक्षा उर्फ माही को देखकर सूरज उस पर फिदा हो गया। वहीं 25 साल के सूरज को देखकर माही को लगा कि यही उसका सपनों का साथी है। दोनों एक दूसरे की तरफ खींचते चले गए। धीरे धीरे दोनों का प्यार बढ़ने लगा। रोज बात होने लगी और मुलाकातें भी होने लगी। रिश्ता गहरा होता गया। माही सूरज के साथ घूमने फिरने लगी और सूरज उस पर पैसा भी खर्च करने लगा। एक दिन बातचीत के दौरान माही ने सूरज से उसके घर परिवार के बारे में पूछा। सूरज ने बताया कि वह फतेहपुर जिले के गांव हरिखेड़ा का रहने वाला है। उसके पिता महानंद उत्तम किसान हैं। उसके 2 भाई कल्लू और अमन हैं जो कैटरिंग का काम करते हैं। सूरज खुद इलेक्ट्रिशियन है और हंसपुरम इलाके में रहता है। सूरज के बारे में जानने के बाद माही ने भी अपने बारे में उसे बताया। कुछ समय बाद सूरज माही से मिलने उसके किराए वाले कमरे पर भी आने लगा। एक दिन प्रतीक्षा ने माही और सूरज को साथ में देखा। यह देखकर उसने माही को समझाया और नाराजगी भी जताई। तब माही ने साफ बता दिया कि वह और सूरज एक दूसरे से प्यार करते हैं। दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से शुरू हुई थी और माही सूरज से शादी करना चाहती थी। यह बात सुनकर प्रतीक्षा घबरा गई। उसने पूरी बात मम्मी विजयश्री को बता दी। विजयश्री बहुत परेशान हुई। उन्होंने माही को समझाने की कोशिश की, सही गलत भी बताया, लेकिन माही अपने फैसले पर अड़ी रही। उसने साफ कह दिया कि वह सूरज से ही शादी करेगी। इधर सूरज का माही के कमरे में आना जाना बढ़ने लगा। दूसरे किराएदारों की शिकायत पर मकान मालिक राजेश गुप्ता ने सूरज के आने पर रोक लगा दी।
माही ने यह बात सूरज को बताई। इसके बाद सूरज ने नौबस्ता की धोबिन पुलिया के पास प्रमोद तिवारी के मकान में एक कमरा किराए पर ले लिया। 11 जुलाई 2025 को माही ने अपना सारा सामान ट्रॉली बैग में भरा और सूरज के किराए वाले कमरे में आकर रहने लगी। कुछ ही दिनों में सूरज भी वहीं रहने लगा। इस तरह दोनों लिव इन में रहने लगे। इतना ही नहीं, सूरज ने माही की पुरानी नौकरी भी छुड़वा दी और उसे नौबस्ता गल्ला मंडी के कान्हा रेस्टोरेंट में काम दिलवा दिया। उसी रेस्टोरेंट में सूरज इलेक्ट्रिशियन का काम करता था और मालिक से उसकी अच्छी बनती थी। कुछ ही दिनों में माही को पता चल गया कि सूरज का कई दूसरी लड़कियों से भी रिश्ता है और वह उनसे छुप छुप कर बात करता है। जब माही ने इस पर आपत्ति जताई तो दोनों के बीच बहस होने लगी। माही सूरज पर जल्दी शादी करने का दबाव भी डालने लगी। एक दिन माही ने रोते हुए बड़ी बहन प्रतीक्षा को सूरज की दूसरी लड़कियों से दोस्ती के बारे में बताया। इस पर प्रतीक्षा ने सूरज को समझाया और फटकार भी लगाई। सूरज ने माफी तो मांग ली, लेकिन उसका रवैया नहीं बदला। 21 जुलाई 2025 की सुबह करीब 8 बजे माही कान्हा रेस्टोरेंट जाने के लिए घर से निकली। उस समय सूरज फोन पर किसी से बात कर रहा था। माही को शक हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। दोपहर में माही ने सूरज को कान्हा रेस्टोरेंट बुला लिया। वहां दोनों आमने सामने बैठे और बात करने लगे। इसी दौरान सूरज के फोन पर उसकी एक खास गर्लफ्रेंड का वीडियो कॉल आ गया। यह देखकर माही का शक पक्का हो गया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच झगड़ा हुआ। कुछ देर बाद सूरज वहां से चला गया। रात करीब 10 बजे सूरज कमरे पर आया। गर्लफ्रेंड को लेकर दोनों के बीच फिर से झगड़ा शुरू हो गया। बात बढ़ती गई और माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। आकांक्षा ने गुस्से में सूरज को धमकी दी और शादी को लेकर दबाव बनाया। सूरज उसे शांत करने की कोशिश करता रहा और भरोसा दिलाने लगा, लेकिन आकांक्षा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसे लग रहा था कि सूरज उसे धोखा दे रहा है और दूसरी लड़कियों से भी संबंध रखे हुए है। इसी बात पर दोनों के बीच हाथापाई हो गई। गुस्से में सूरज अपना आपा खो बैठा। उसने आकांक्षा के साथ मारपीट की। जब आकांक्षा ने चीखने की कोशिश की तो सूरज ने उसका गला दबा दिया। कुछ ही मिनटों में आकांक्षा उर्फ माही की सांसें रुक गईं और उसकी मौत हो गई। माही की मौत के बाद सूरज घबरा गया। उसने तुरंत अपने दोस्त आशीष को फोन किया और पूरी बात बताकर मदद मांगी। रात करीब 11 बजे आशीष बाइक से सूरज के कमरे पर पहुंच गया। दोनों ने मिलकर आकांक्षा के शव को उसके काले रंग के ट्रॉली बैग में रखा। इसके बाद उस ट्रॉली बैग को बाइक पर लादकर दोनों वहां से निकल पड़े। सूरज बाइक चला रहा था और आशीष पीछे बैठकर बैग को संभाले हुए था। रात के अंधेरे में दोनों कानपुर से बिंदकी और फतेहपुर होते हुए करीब 132 किलोमीटर का सफर तय करके रात करीब 3 बजे बांदा के चिल्ला घाट यमुना पुल पर पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने ट्रॉली बैग, जिसमें माही का शव था, उफनती यमुना नदी में फेंक दिया। इसके बाद दोनों वापस कानपुर लौट आए। अगले दिन माही के मोबाइल पर लगातार फोन आने लगे, लेकिन सूरज ने कोई कॉल रिसीव नहीं की। जब मैसेज आते थे तो वह खुद ही मैसेज का जवाब देता रहा ताकि लोगों को लगे कि माही जिंदा है। इस तरह वह 3 दिन तक माही के जानने वालों को गुमराह करता रहा। 25 जुलाई को सूरज कानपुर सेंट्रल स्टेशन पहुंचा। वहां से मुंबई जाने वाली ट्रेन में बैठते समय उसने माही का मोबाइल फोन बंद कर दिया। ऐसा उसने पुलिस को भ्रम में डालने के लिए किया। 21 सितंबर 2025 को पुलिस ने आरोपी सूरज, उत्तम और आशीष को कानपुर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जिला जेल भेज दिया गया। पुलिस की 5 टीमें आकांक्षा उर्फ माही का शव खोजने में लगी हुई थीं। यमुना नदी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन माही का शव बरामद नहीं हो सका। यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कई सवाल छोड़ जाती है। प्यार के नाम पर भरोसा किया, लेकिन वही भरोसा मौत की वजह बन गया। एक माँ अपनी बेटी को खोजती रही, पुलिस के चक्कर काटती रही और आखिरकार सच्चाई सामने आई, लेकिन बेटी वापस नहीं आ सकी। आकांक्षा उर्फ माही की कहानी यह सिखाती है कि अंधा भरोसा, गलत रिश्ते और जल्दबाजी कभी कभी जिंदगी छीन लेते हैं। आज आरोपी जेल में है, लेकिन एक माँ की गोद हमेशा के लिए सूनी हो चुकी है। यह मामला उन सभी के लिए सबक है जो प्यार में आंख बंद कर फैसला कर लेते हैं, क्योंकि कई बार प्यार नहीं, सामने वाले की सच्चाई जानना सबसे जरूरी होता है। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक